हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल 6 अप्रैल है और खाड़ी युद्ध बहुत ही एक दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ा है। दोस्तों, कल 10 दिन पूरे हो जाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि आप हॉर्मुज की खाड़ी खोलिए, नहीं तो पाषाण युग में, स्टोन एज में जाने के लिए तैयार रहिए। ये जो कह लीजिए कि अल्टीमेटम है जो कल खत्म होने वाला है, उससे ना केवल खाड़ी युद्ध बल्कि वैश्विक राजनीति और जियो फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंस जो है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ा हो गया। आज हम इन्हीं विषयों पे दोस्तों बातचीत करेंगे। बातचीत आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी से लेके मार्च तक का जो क्वार्टर बीता है इस साल का, इसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला कौन सा सेक्टर रहा है? दोस्तों, आपने सही पहचाना, एनर्जी। एनर्जी सेक्टर ने लगभग 34% का जो है वो रिटर्न दिया है निवेशकों को। और ना केवल इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी एनर्जी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। जो 34% का रिटर्न आया है वो अमेरिका में ही मिला, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। इंडिया में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम करके स्टॉक है, जिसने पिछले 2 हफ्ते में ही 70% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। और दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जो स्टॉक है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले पेड वीडियो में जो 15 मार्च को आया था उसमें मैंने बताया था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने ये देखा और कितने लोगों ने ये स्टॉक खरीदा, परंतु अमेरिका में जो एनर्जी स्टॉक्स, जो कंपनीज जैसा परफॉर्म कर रही हैं, उससे लगभग दुगना अच्छा परफॉर्मेंस हमारे इंडिया की इस कंपनी ने किया, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ने। दोस्तों, मैं 11 अप्रैल को, यानी आने वाला 11 अप्रैल जो है, सैटरडे का दिन, उस दिन मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। ये पेड वीडियो इंडिया और अमेरिका दोनों में उन स्टॉक्स के ऊपर में मैं बात करूंगा जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या मुझे इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। वीडियो की फीस 1,500 है। आप में से जो भी ये वीडियो देखना चाहता है वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए एक बात बताऊं, एनर्जी सेक्टर ने पिछले 3 महीने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, परंतु यदि हम पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ग्लोबली जिस सेक्टर ने दिया है वो है डिफेंस का सेक्टर। जी हां, आपने सही सुना, डिफेंस सेक्टर ने पिछले 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है वर्ल्ड ओवर। और आपको जान के इस बात में कोई हैरानी या ताज्जुब नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड की 10 में से 7 जो बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं, ये यूएसए बेस्ड है, अमेरिका बेस्ड है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बता रहा हूं पर ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है, याद रखिएगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है रेथियन, जिसका नाम बदल के अब आरटीएक्स हो गया है। तीसरी बड़ी कंपनी है डिफेंस की बोइंग। बोइंग यूजुअली जो है हम सिविल जो विमान है हमारे उसके लिए जानते हैं, बट बोइंग डिफेंस में बहुत बड़ी कंपनी है। डिफेंस बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है बोइंग, और काफी सारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नॉर्थरॉप ग्रूमन, ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड के डिफेंस की। फिर आती है जनरल डायनामिक्स, फिर आती है L3 Harris टेक्नोलॉजीज, और फिर आता है लिडोस 7वें नंबर पे। ये 7 अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10 डिफेंस मैन्युफैक्चरर में आती है। इसके अलावा 2 चाइनीज कंपनीज हैं, एक है कैसिक, CASIC, जो कि बेसिकली चाइनीज स्पेस कंपनी है और मिसाइल्स बनाती है, और दूसरी है CSSC, ये चाइनीज नेवल एयरक्राफ्ट बनाती है, नेवी के वॉरशिप्स जो है वो बनाती है। और 10वीं बड़ी कंपनी है बोइंग बेई सिस्टम, जो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी है। तो दोस्तों, ये जो वॉर हो रहा है, इस वॉर में आपने तो ये देख ही लिया कि यदि विश्व में 10 में से 7 सबसे बड़ी कंपनीज अमेरिका की है, तो यदि कहीं भी विश्व में वॉर होता है, युद्ध होता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन सा देश रहेगा? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा लाभार्थी जो है वो अमेरिका ही रहने वाला है।
और यहीं से मैं आज के विषय पे बात करना आरंभ करूंगा कि क्या है वो चीज, मैं क्यों कह रहा हूं कि विश्व की पॉलिटिक्स, विश्व की जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल फाइनेंस जो है बहुत ही एक दिलचस्प मुहाने पे आके खड़ा है। ये दिलचस्प मुहाने पे आके इसलिए खड़ा है क्योंकि ईस्ट और मिडल ईस्ट, इन दोनों जगहों में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं या परिवर्तन हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर जो है, ये मिडिल ईस्ट और ईस्ट का असर वेस्ट पे यानी पाश्चात्य जगत पे पड़ने वाला है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं खोल के समझाता हूं। दोस्तों क्या है, इस युद्ध में कल के बाद दो ही स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिख रही है। एक स्थिति तो यह है कि अमेरिका और इजराइल जबरदस्त बमबारी करें ईरान के ऊपर में, और वो उसके बाद में घोषणा कर दे कि भाई हम जीत गए, हमने इनको पाषाण युग में पहुंचा दिया है। इनके जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, सुलेमानी, रहमानी, खमनई, सबको जो है हमने जो है वो अल्लाह के पास भेज दिया है, तो हमारी जीत हो गई है और अब हम ये युद्ध से हट रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं, अमेरिका फौज बुला रहे हैं। यदि ये होता है तो दोस्तों स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। कारण यह है कि ये युद्ध कितना भी लंबा खींचे फर्क नहीं पड़ता यदि हॉर्मुज की खाड़ियां खुली रहती। आप याद कीजिए जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था, पर उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो वैश्विक राजनीति पे या वैश्विक अर्थनीति पे नहीं पड़ा था। कारण यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो खुला था, तो व्यापार चल रहा था, फ्यूल टैंकर्स चल रहे थे, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर की कमी नहीं हो रही थी। इस बार के युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और अब ईरान का कहना यह है कि टोल टैक्स जो है वो लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर वो जहाज जो अनफ्रेंडली देश का है उनसे, और हो सकता है भारत जैसे राष्ट्र से भी ले, जो खुल के तो ईरान के खिलाफ नहीं है, परंतु यदि वहां कोई कहे कि नहीं ईरान की इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ रही है तो हमारे लिए भी परेशानी हो सकती है। हमें नहीं मालूम हमारे जहाजों से टोल टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साफ बोल दिया है कि हम किसी भी हाल में ईरान का वर्चस्व जो है ये खाड़ी में नहीं बनने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दादागिरी ईरान की नहीं चलेगी। और अमेरिका को ये दोनों देश अनुरोध कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरबिया और बहरीन, कि आपने जो काम शुरू किया था युद्ध का उसको लॉजिकल एंडिंग पे लाके खत्म कीजिए। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निर्बाध रूप से आप सारे ऑयल टैंकर्स के आने जाने के लिए खोल दीजिए। ऐसी स्थिति में ईरान को लाके छोड़िए। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी यहां से शुरू होती है। यदि अमेरिका ये कार्य नहीं करता है तो अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आप पूछोगे कैसे और क्यों? दोस्तों ये जो 5 गल्फ के राष्ट्र हैं, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, ओमान, ये पांचों राष्ट्रों की जो सोवेरियन वेल्थ फंड्स हैं, ठीक है, ये सोवेरियन वेल्थ फंड्स पूरे विश्व में $6 ट्रिलियन का एसेट जो है होल्ड करते हैं। $6 ट्रिलियन का एसेट मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ये सब। अब ये कौन कौन से हैं सोवेरियन वेल्थ फंड्स? यूएई का मुबादला है, बहुत बड़ा सोवेरियन वेल्थ फंड है, बट इससे भी बड़ा यूएई का फंड है ADIA, यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इसके साथ ही एक और बड़ा फंड है कतर का, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। कुवैत का भी अपना सोवेरियन वेल्थ फंड है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। और सऊदी अरबिया का अपना सोवेरियन वेल्थ फंड है PIF, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसमें जो पहले दो बताए मैंने, ADIA यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और मुबादला, ये दोनों ही मिलके लगभग $1 से $1.5 ट्रिलियन का इनका एसेट है। और इसमें सऊदी अरबिया का PIF मिला दें जो $1 ट्रिलियन और मतलब उसमें जोड़ दीजिए, तो लगभग ये 2.5 से $3 ट्रिलियन सिर्फ ये 3 फंड जो है ये होल्ड करते हैं। अब यदि इन्होंने कहा अमेरिका ने कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है नहीं खोलेंगे,
आप लोग अपने पढ़ते बैठिए, देखते बैठिए। तो होगा क्या, ये जो $6 ट्रिलियन का ये सोवेरियन वेल्थ फंड जो पूरे विश्व भर के स्टॉक बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, इसमें से $2 ट्रिलियन अकेले अमेरिका के स्टॉक्स, अमेरिका के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अमेरिका की यूएस ट्रेजरी, अमेरिका का रियल स्टेट, अमेरिका का वेंचर कैपिटल फंड, अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी, अमेरिका के क्रिप्टो एसेट्स, अमेरिका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अकेले $6 ट्रिलियन में से $2 ट्रिलियन इन सोवेरियन वेल्थ फंड्स ने अमेरिका में किया। यदि अमेरिका किसी भी तरीके से उनकी सुरक्षा करने में नाकामयाब होता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में असफल होता है, तो ये सारे वेल्थ फंड जो है उठा के सेल करना चालू करेंगे अमेरिका की कंपनीज के स्टॉक और वहां के गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। इससे दोस्तों जम के अमेरिका के अंदर में एसेट प्राइसेस गिरेंगे। यदि अमेरिका के बॉन्ड प्राइसेस गिरे तो आप समझिए वहां इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ेगा, और यदि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वर्ल्ड ओवर जो है उसका असर जो है नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका की ट्रेजरीज जो है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट एसेट मानी जाती है। तो यदि वो हायर प्राइस पे अमेरिका की ट्रेजरीज, अमेरिका के बॉन्ड पैसे उठा रहे हैं, वो यदि इन्वेस्टर को 5%, 6% देंगे, तो भारत सरकार जैसे जिनकी रेटिंग ट्रिपल बी है, इनको कौन 6% पे देगा ब्याज? इनसे फिर 9%, 10% इन्वेस्टर मांगेंगे। यदि भारत सरकार 8%, 9%, 10% पे पैसे उठाएगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के बैंक जो आपको मुझको लोन देंगे वो 11%, 12% पे देंगे। तो इस तरीके से जो है ना चेन रिएक्शन होना शुरू होगा। तो यदि अमेरिका के अंदर में एसेट प्राइसेस गिरे, यदि ये सोवेरियन वेल्थ फंड्स ने वहां पे माल डंप करना चालू किया, तो ये ना केवल अमेरिका के लिए सरदर्दी होगी, बल्कि वर्ल्ड ओवर के लिए ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन के उभर सकती है। इसीलिए अमेरिका को, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिक्स ही सही कुछ ना कुछ दिखाने के लिए करना पड़ेगा। तो अमेरिका क्या करेगा? तो उससे दूसरा कंडीशन ओरिजिनेट होता है युद्ध का। पहला मैंने आपको बता दिया कि वो हाथ खड़े कर दे कि भाई हॉर्मुज आप देखते बैठो, हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, हमारा एम जो था युद्ध का वो पूरा हो गया, अब हम चले वापस, टाटा बाय बाय अमेरिका। पर यदि ये नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि ऑप्टिक्स के तौर पे इनको युद्ध करना पड़ेगा। और मेरी जहां तक मुझे उम्मीद दिख रही है, ये जो खर्ग आइलैंड है जहां से 90% अमेरिका ईरान जो है अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका वहां जम के बमबारी करे या अपनी सेना को उतारे और उस खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने का प्रयास करे। यदि अमेरिका ये करता है तो इसमें जाहिर सी बात है अमेरिकन फौज को बहुत बड़ा खतरा है और काफी ज्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना है। यदि कैजुअलिटी अमेरिकन सैनिक्स की होती है तो फिर अगेन स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट जो है हिल जाएंगे और बहुत आप ये कह लीजिए कि वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल टर्मोइल जो है वो फिर से शुरू हो सकता है, स्टॉक मार्केट फिर से गिरना शुरू हो सकता है। तो ये दूसरा ऑप्टिक है। दोनों ही कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में भी जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए यदि अमेरिका खर्ग आइलैंड पे अटैक करता है और युद्ध लंबा खिंच जाता है तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स जम के गिरेंगे। परंतु यदि अमेरिका ने, इजराइल की फौज ने खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लिया तो फिर बार्गेनिंग चालू होगी ईरान और अमेरिका में। अमेरिका ईरान को बोलेगा कि भाई आप 90% खर्ग आइलैंड से अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे जब तक आप वर्ल्ड के दूसरे राष्ट्रों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलते। जब तक सऊदी अरबिया, कतार, ओमान, कुवैत, यूएई ऑयल और एलएनजी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तब तक आपको भी हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। तो उस बार्गेनिंग में ईरान क्या बोलता है, क्या समझौता है, वो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। परंतु यदि ये होता है तो वर्ल्ड ओवर पेट्रोल डीजल इनकी भयानक किल्लत हो जाएगी और इनकी किल्लत से जम के दोस्तों इन्फ्लेशन भागेगा। अगेन ये कंडीशन जो है ये स्टॉक मार्केट के लिए बुरी है। तो दोनों ही कंडीशंस में मैं देख रहा हूं कि मार्केट की आने वाले दिनों में
पिटाई होने वाली है। एक ही कंडीशन है कि चाइना और पाकिस्तान जो पहल कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच में वार्तालाप कराने का प्रयास कर रहे हैं, यदि वो सफल हो जाता है तो फिर स्टॉक मार्केट जम के तेजी से भागेगा और वो कुछ दिनों के लिए रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पे असर जो है वो तो आ गया है। ऑयल की किल्लत हो गई है, आपको मालूम है फर्टिलाइजर पूरी तरीके से मार्केट से गायब है और फर्टिलाइजर के आप कुछ अनाज जो है उगा नहीं सकते, तो अनाज आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए मार्केट ऊपर जाके फिर हो सकता है नीचे आए। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि दोनों ही कंडीशंस में मुझे मार्केट जो है वो काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए आप मेरी बात को आंख बंद करके ना माने, आप खुद अपना रिसर्च करें। ये मुझे संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो संभावनाएं नजर आ रही है वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। और ये बात सिर्फ खाड़ी देशों तक नहीं है, मैंने मिडिल ईस्ट की बात की, ईस्ट में भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। जब मैं ईस्ट कहूं तो इसका मतलब है जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। अब आप पूछोगे कि इन तीनों राष्ट्रों में क्या तकलीफ हो रही है। दोस्तों साउथ कोरिया और ताइवान की पूरी इकोनॉमी सेमीकंडक्टर पे चलती है। सेमीकंडक्टर बिना हीलियम गैस के बन नहीं सकते हैं, और आपको मालूम है कि हीलियम जो है वो बाय प्रोडक्ट है नेचुरल गैस का, जब निकालते हैं तो उसमें हीलियम निकलता है। आप पूछोगे कि सेमीकंडक्टर एलएनजी पे हीलियम पे कैसे आधारित है। दोस्तों हीलियम जो है ये एक इनर्ट गैस है, और हीलियम जो है आपने पढ़ा होगा बचपन में, नोबल गैस रहती है हीलियम, तो हीलियम उसमें आता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है इनर्ट गैस में आता है, आप एक बार चेक कर लेना। पर हीलियम का जो मेन यूज है वो होता है आपके सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं उनको ठंडा करने में। डाटा सेंटर्स में इनकी जरूरत लगती है, क्योंकि डाटा सेंटर्स में चिप्स पावर यूज करके गर्म हो जाते हैं, तो उनको एक टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, अदरवाइज ये सब खराब हो जाएंगे। तो हीलियम की बिना उपयोगिता के, बिना यूज के डाटा सेंटर सुचारू रूप से चल नहीं सकते, सेमीकंडक्टर सुचारू रूप से चल नहीं सकता है। तो ताइवान और साउथ कोरिया ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि इनके पास में हीलियम ज्यादा स्टॉक नहीं है, 1 से 1.5 महीने का ही स्टॉक है। उसके बाद में इनकी इकोनॉमी पूरी ठप पड़ जाएगी यदि हीलियम की कमी ऐसी ही मार्केट में बनी रही। दूसरी समस्या जो जापान की है वो ये है कि आप साउथ कोरिया और ताइवान की तो समस्या समझ गए, जापान में प्रॉब्लम यह है कि जापान में अभी तक इंटरेस्ट रेट 2 साल पहले तक बहुत नीचे थे। कुछ कुछ बॉन्ड्स पे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल रहा था, यानी कि बैंक्स को लोग पैसे दे रहे थे कि आप हमारे पैसे सुरक्षित रूप से रखो, बैंक आपको इंटरेस्ट देने के बदले आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे थे। ठीक है, ये ऐसा कोरोना के टाइम से लेके 2022 तक चला है। ठीक है, जापान के बहुत सारे बॉन्ड्स जो है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स दे रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है कि जापान में जो 40 ईयर का बॉन्ड है वो 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जो 10 साल का बॉन्ड है वो भी 2% के ऊपर चला गया है। तो जो देश नेगेटिव बॉन्ड देखने की स्थिति जिसने देखी है, या जहां पे 0 से लेके 0.5% के बीच में ही ब्याज मिलता था बैंक में पैसा रखने पे, आज वहां पे 2.5%, 3%, 4% ब्याज मिल रहा है। तो जापान का भी टोटल विश्व भर में इन्वेस्टमेंट जो है जापानी लोगों का, जापानी पेंशन फंड्स का, जापानी इंश्योरेंस कंपनी का, वो लगभग $6 ट्रिलियन के आसपास में। तो ऐसा माना जा रहा है कि जापान की ये इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाहर स्टॉक्स, बॉन्ड्स बेचें और वापस अपने देश में पैसा लाके अपने बैंकों में एफडी करें और अपने ही देश में पैसे कमाएं। यदि ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए फिर स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि अमेरिका का, अमेरिकी ट्रेजरीज का, यूएस ट्रेजरी का सबसे बड़ा जो होल्डर है वो है जापान। यूएस ट्रेजरी में $1.1 ट्रिलियन का जो होल्डिंग है वो जापानीज कंपनीज और बैंक्स का, सेंट्रल बैंक का है। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यूएस ट्रेजरी को यदि सबसे ज्यादा कोई ओन करता है तो वो है जापानी लोग और जापानीज इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यदि वो बेचेंगे यहाँ पे तो अगेन वही स्थिति होगी, ऊंचे दाम पे अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसा रेज करना होगा, क्योंकि अमेरिका जो है
वो एक फिस्कल डेफिसिट वाला कंट्री है। 6% का फिस्कल डेफिसिट अमेरिका में आज की डेट में चल रहा है। अमेरिका की जीडीपी $30 ट्रिलियन की है। हमारी अमेरिका का डेट $38 ट्रिलियन का है। अमेरिका का जो बजट रहता है वही लगभग $7 ट्रिलियन के आसपास का रहता है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि $7 से $8 ट्रिलियन का बजट है, तो लगभग 1.5 से 2 ट्रिलियन जो है वो उठा रहा है अमेरिका एज ए डेफिसिट के रूप में, और उसी डेफिसिट से सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और कंजम्पशन और कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, अमेरिका साल में इंपोर्ट करता है लगभग $3.2 ट्रिलियन का प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट। ये 3.2 मतलब $3.2 ट्रिलियन जो है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज हैं अमेरिका में ही जाके सुकून पाती है, वहीं पे माल बेच के जो है वो रेवेन्यू और बॉटम लाइन अपना स्ट्रांग बना पाती है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है सारे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट के लिए। और वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका एक डेफिसिट रनिंग कंट्री है और इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो ओपन है। ठीक है, हमारा जैसे इंडिया का पार्शियली ओपन है। ओपन है मतलब क्या, आप जितना मन चाहे उतना अमेरिका से पैसे बाहर लेके जा सकते हो। आप अमेरिका में कोई भी रियल स्टेट खरीद सकते हो, यानी पैसा आप निर्बाध रूप से ला सकते हो, ले जा सकते हो। तो ये ओपन है कैपिटल अकाउंट। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये सारे कारण से अमेरिका का मार्केट अच्छा माना जाता है। और यदि किसी भी तरीके से अमेरिका में फाइनेंशियल टर्मोइल आया तो विश्व का कोई भी राष्ट्र जो है इससे अछूता नहीं रहेगा। जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स, ये भारत में भी 7वें नंबर पे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, यदि असर पड़ेगा, जापान में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो जो आज 6 लाख करोड़ से लेके 8 लाख करोड़ के बीच का स्टॉक्स जापानीज इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड होल्ड करते हैं, हो सकता है कि उनकी बिकवाली हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि विश्व भर में क्या परिदृश्य चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। वो जब पता रहेगा तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए समाप्त करना चाहूंगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगले किसी वीडियो में मैं बात करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।